अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 टॉपिक जो करेंगे दैट इज दी जियोथर्मल एनर्जी, कि हम लोग ज़मीन से एनर्जी कैसे ले सकते हैं। अच्छा, ये ना आपको इससे पहले एक मैं आइडिया बताती हूँ। ये माना जाता है कि जो ज़मीन है वो पहले सूरज का हिस्सा थी। कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ प्रोसेस हुए जिसकी वजह से ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा ना टूट के लैदा हो गया। उस छोटे से हिस्से को हमने कहा ज़मीन है। जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके ऊपर होना शुरू हो गया, लेकिन ज़मीन अभी भी अंदर से गर्म है। ज़मीन के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी किसी जगह से ना आतिश पिशाब निकल रहा होता है। इस वजह से कि ज़मीन का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऊपर वाली जो सरफेस है जहाँ पे ज़िंदगी है वो तो नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन अंदर से अभी भी गर्म है। तो जियोथर्मल है कि उस टेम्परेचर्स को हम कैसे इस्तेमाल करके एनर्जी ले सकते हैं। कहते हैं हमारे पास दुनिया में कुछ हिस्सों में क्या है, हॉट रॉक्स, बहुत ज़्यादा जो रॉक्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना कि वो मोल्टन स्टेट में होती हैं। ज़मीन की सरफेस के नीचे अभी हॉट रॉक्स कहीं कहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, कहते हैं वो जो टेम्परेचर है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर ज़मीन के अंदर ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनसे मुसलसल रेडिएशंस निकल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और इनका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली हॉट रॉक्स का कितना है, अप्रॉक्सीमेटली ये 250 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इसको हम नाम देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और इसको किस तरह से लिया जाता, कहते हैं इन जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग यूज़ करके टरबाइन्स वगैरह को चला सकते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं जनरेटर्स को रन करवा के। अब कहते हैं किस तरह से, वो देखते हैं। कहते हैं अब आपने क्या करना है, रॉक्स का टेम्परेचर यूज करते हुए एनर्जी ऑब्टेन करनी है। तो आप क्या करो, 2 होल्स आर ड्रिल्ड अप टू द रॉक्स, कि आप 2 सुराख करते हो, एक सुराख यहाँ पे, एक सुराख यहाँ पे। कहाँ तक करते हो, जहां तक वो रॉक्स को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक जो होल होता है उसके साथ आप क्या करते हो, टरबाइन अटैच कर देते हो। टरबाइन के साथ आपने जनरेटर लगाया होता है। इस होल से, एक होल से क्या करते हो, आप ठंडे पानी को एंटर करवाते हो। जब ठंडा पानी अंदर एंटर होता है नॉर्मल, तो जब वो इतने ज़्यादा 250 डिग्री सेल्सियस रॉक्स में से गुजरता है तो वो भाप में खुद ब खुद चेंज हो जाता है। और जब ये भाप ऊपर जाती है तो ये टरबाइन को रोटेट करवा देती है। टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है, तो रोटेट करेगी, मैकेनिकल वर्क करेगी। तो जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क को किस में कन्वर्ट करवा देगा, इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कोल्ड वाटर जो है एक होल से आप पंप करवाते हो, नीचे भेजते हो। जब वो इन हॉट रॉक्स में से गुजरता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है, वो दूसरे होल में से बाहर आ जाती है। ये जो स्टीम है इसके थ्रू आप क्या करते हो, टरबाइन को रोटेट करवाते हो, जो रन करवा रही होती है जनरेटर को। तो हमारे पास क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हो। कहते हैं कहीं कहीं पे अगर इन रॉक्स से ऊपर ऑलरेडी पानी मौजूद हो ना, तो वो क्या होता है, इस तरह से हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में ना वैसे ही जमीन से बाहर निकल आता है। ठीक है, इसको गेजर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, के हम लोग हवा से किस तरह से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास बहुत हजारों सालों से ये हो रहा है कि जो लोग हैं ना वो विंड मिल्स को, मतलब हवा के जरिए एनर्जी ऑब्टेन करने की ट्राई कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, बेसिकली इनको, हम पहले ज़माने में क्या होता था बच्चे, कुएं होते थे जहाँ से पानी निकाला जाता था। कहते थे, वो कहते हैं विंड मिल के थ्रू ना, मतलब हवा के थ्रू वो पानी निकालते थे कुओं से। या फिर उन्होंने क्या किया होता था, जो आटा चक्की मशीनें होती है ना उसके थ्रू इनको अटैच किया होता था विंड मिल्स के थ्रू, कि वो विंड से एनर्जी लेके उन मशीनों को देते थे जिसके थ्रू वो आटे को पीसते थे। कहते हैं अब ज़माना जो है मॉडर्न हो गया। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है, ये जो यहाँ से एनर्जी मिलती है ना विंड मिल से, विंड उसको यूज़ करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए। अब विंड किस तरह से आप उसको जनरेट करवाते हो, कहते हैं ये सेम उसी तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है जिस तरह से आपके पास क्या होता है कि आप स्टीम से जनरेटर्स वगैरह को यूज़ करते हुए एनर्जी ऑब्टेन करते हो। जी, ये इसके आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा।
कि हमारे पास विंग्स होते हैं, ये इसके पीछे बैकवर्ड एरिया में टरबाइन वगैरह लगी होती है। जब हवा चलती है तो ये विंग्स रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो टरबाइन है वो भी रोटेट करती है। तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। कहते हैं ये आप इस तरह का एक नहीं लगाते, बल्कि आपने एक पूरा फॉर्म बनाया होता है। अगर ज़्यादा लेवल, बड़े लेवल पे एनर्जी चाहिए होती है ना, तो आप 100 की तादाद में, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना अटैच कर देते हो अपनी मर्जी की, जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। आगे कहते हैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स कैसे ली जाती है। हमें पता है बच्चे, हमारी जो ज़मीन है वो सॉरी जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो चांद की ग्रेविटी है, चांद हर चीज़, हर चीज़ जिसका मास बना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना चांद की, उसकी वजह से हमारे जो समुंदर है उसके पानी में हाइट में, उसके पानी की हाइट में ना चेंज आ रहा होता है। अब वो चेंज किस तरह से होता है, जब जो चांद है ना वो इस साइड पे जाता है जहाँ पे समुंदर होता है, उस साइड से वो रिवॉल्व कर रहा होता है ना, तो ग्रेविटी की वजह से जो समुंदर का पानी है ना उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, वो ऊपर को उठ जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं जो हाइट में चेंज आ रहा होता है ना पानी के, उसको बेसिकली टाइड्स बोलते हैं। कहते हैं जी टाइड्स राइजेस द वाटर लेवल नियर द सी शो ट्वाइस अ डे, कि हमारे पास जो समुंदर में दिन में 2 दफ़ा जो पानी का लेवल है ना वो ऊपर होता है, हाइट बढ़ती है। और जब ऊपर वाले पानी जो है ना ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊपर जाएगा, तो वहां पे आपने क्या लगाए होते हैं, डैम्स वगैरह लगाए होते हैं। वो क्या करता है, वो जो हाई टाइड्स होती है ना उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब वो उसको मतलब वो कैप्चर कर लिया जाता है, बाद में अपनी कंट्रोल्ड वे में उस पानी को हाई से नीचे फॉल करवाया जाता है। नीचे उन्होंने टर्बाइंस वगैरह रखी होती है। जब पानी हाइट से नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके उस टरबाइन को रोटेट करवा देती है, जिसके साथ आपने जनरेटर्स वगैरह लगाए होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दोबारा से यही काम होता है कि फिर से जब हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगी उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो हमारे पास आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो टरबाइन्स वगैरह को रोटेट करवाने के लिए। अच्छा ये स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, ये देखें ये सी है, और ये जो बेसन उन्होंने मतलब डैम्स वगैरह के साथ एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने ना कंस्ट्रक्ट किया होता है जहाँ पे पानी को स्टोर करना होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों का लेवल सेम होता है लेकिन जैसे ही मून की वजह से, ग्रेविटी की वजह से पानी अट्रैक्ट होता है, तो इसका लेवल हाई हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही इसका लेवल हाई होता है तो आप क्या करते हो, इस हाई लेवल से पानी को इस तरफ मूव करवाना शुरू कर देते हो, बेसन में स्टोर करना शुरू कर देते हो। तो जब ये यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, बच्चे यहाँ पे ना टरबाइन लगी होती है, तो जब ये इधर से इस साइड पे हाइट से इस लो एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो वैसे टरबाइन मूव करना शुरू हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या करते हो, हाइट से जब पानी इस तरफ फ्लो करेगा तो जो बेसन होता है उसमें जो हाइट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसमें हम कहते हैं पानी हमने स्टोर करना शुरू कर देते हैं हाई लेवल पे, और नॉर्मल जो सी है वो अपने लो लेवल पे आ जाता है। अब ये हाइट पे हमारे पास पानी हमने कैप्चर कर लिया है डैम की हेल्प से। तो अब आप क्या करते हो, इसके हमने डिफरेंट वॉल्स होते हैं, उसको ओपन करके ना पानी को फिर हाइट से नीचे फ्लो करवाना शुरू करते हैं। अब कंट्रोल वे में दोबारा से वो टरबाइन के ऊपर फ्लो करेगा, तो हमारे पास दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो कीप दिस टू माइंड के जो सी का लेवल, पानी का लेवल बढ़ता है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रोल्ड वे में। उसका पानी हम लोग पहले स्टोर करना शुरू कर देते हैं बेसन में। जब बेसन में हाइट बढ़ती जाती है तो उस हाइट को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में। नेक्स्ट है कि हम लोग एनर्जी जो है वो जो समुंदर है उसमें वेव से कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं जो टाइड्स वगैरह, जो पानी का लेवल, जो हाइट चेंज हो रही होती है और जो हवा चल रही होती है ना, उसके थ्रू, उसकी वजह से ना हमारे पास समुंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है कहते हैं ये जो वेव्स की एनर्जी है ना, जो हवा या टाइड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, इनको भी हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये आता है कि हम लोगों ने इस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है बड़े लेवल पे। तो आप इस तरह की एक डिवाइस इस्तेमाल करते हो ठीक है, फ्लोर्स, लार्ज फ्लोर्स यूज करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये पानी के ऊपर ही रहती है, ऊपर नीचे बस मूव ऑन करेगी, इसमें डूबती नहीं है।
कहते हैं एक ऐसा ही डिवाइस जो था ना फ्लूइड के शेप का, वो एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था साल्टबर्ग ने। ठीक है, उस डिवाइस को नाम क्या दिया गया, साल्टबर्ग डक का। उसके दो मेन पार्ट्स थे, एक था डक फ्लूइड, एक था बैलेंस फ्लूइड। ठीक है, अब ये जब इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, पानी ऊपर नीचे होता है, तो जो साथ में ये जो फ्लूइड होता है ना, ये जो साल्टेड डक होता है, ये भी ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि ये तो बैलेंस होता है, ये फ्लैट सरफेस होता है, जब ये पानी मूव ऑन करता है, ये जो डक फ्लोरेट होता है ये भी मूव ऑन कर रहा होता है ऊपर नीचे वेव्स की एनर्जी की वजह से। और इसी के साथ आपने अटैच किए होते हैं टर्बाइंस वगैरह जो जनरेटर्स को ऑपरेट करवाते हैं, मतलब रन करवाते हैं। नेक्स्ट है बायोफ्यूल एनर्जी। कहते हैं एनर्जी जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं ना बायोमास से, उसको नाम देते हैं बायोफ्यूल एनर्जी। बायोमास इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट वगैरह होता है ना, वो होता है। यहाँ पे ही बात करें बायोमास क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, वेस्ट फूड हो गई, ऐसी खुराक जो वेस्ट कर देते हैं, एनिमल्स की वेस्ट हो गई, और ये सारी चीज़ें। कहते हैं सेवेज बेसिकली क्या है, वो डर्ट होता है जो आप लोग लेफ्ट ओवर होता है आफ्टर स्टेनिंग डर्टी वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से पानी गंदा भी हो रहा होता है। कहते हैं मटेरियल्स जो है ना कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, और कैन कहते हैं ये जो हमारे पास बायोमास होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्यूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से वो देखते हैं। कहते हैं ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह होते हैं, पहला मेथड क्या होता है कि आप इनको डायरेक्ट कंबस्टन कर लो, इनको डायरेक्टली बर्न करवा लो। ठीक है, बायोमास जिसको हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं, आप उसको डायरेक्टली बर्न करवा के जो हीट एनर्जी मिल रही होती है ना, उससे पानी को बॉयल कर लेते हो या स्टीम वगैरह प्रोड्यूस करवा लेते हो, स्टीम से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हो। तो पहला मेथड तो ये है कि डायरेक्ट कंबस्टन का होता है। दूसरे मैथ्स में क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट प्रोसेस में कहते हैं आप क्या करते हो, आप एक जो रोटिंग ऑफ बायोमास, जो पौधे वगैरह गल सड़ जाते हैं ना, या जो हमारे पास वेस्ट फूड होती है, उसको क्या करते हो एक टैंक में क्लोज कर देते हो, इस तरह के एक टैंक में ना क्लोज कर देते हो, इसको नाम देते हैं डाइजेस्टर का। जब इसमें क्लोज कर देते हो तो इसमें मीथेन जो रिच बायोगैस है, मीथेन हमारे पास एक गैस होती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है, जो बर्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है बेसिकली कि जब आप उस सारे वेस्ट जो बायोमास होता है उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसके अंदर ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसकी बायोमास को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, मतलब उसको गलाने सड़ाने में, उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें गैस प्रोड्यूस हो जाती है। उस गैस को आप क्या करते हो, फिर इस तरह से एक पाइप लगा के उसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसको आप कुकिंग के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल अल्कोहल भी ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द बायोमास, वो भी इसी से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बायोमास को डिकम्पोजिशन वगैरह से। और इसको हम लोग किसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल वगैरह की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे कौन इसको कन्वर्ट करवा रहा होता है इथेनॉल में, बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, उनकी डिकम्पोजिशन वगैरह करके उनको इथेनॉल में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज थे एनर्जी के। स्टिल इनसे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।